आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। आज हमारे साथ में हैं नगर पंचायत बेहरा के चेयरपर्सन प्रतिनिधि अयाज खान साहब। खान साहब, तमाम लोग चर्चा में बने रहने के लिए कुछ कोशिशें करते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आपके जो विरोधी लोग हैं वो सोशल मीडिया के जरिए आपको हर वक्त चर्चा में रखते हैं। वो कौन सी खास वजह है कि आप अपने मुखालिफ लोगों के जरिए ही हर वक्त एक गर्म हवा की तरह से फिजाओं में टहला करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हमने हमेशा अपने नगर के लोगों की खिदमत की है, मदद की है, और कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्ष भी होता है। विपक्ष का अधिकार होता है कि वो अपनी बात अपने तरीके से रखे। मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष का कोई व्यक्ति कोई आवाज़ या कोई बात उठाता है तो वो हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देता है, और उसी मार्गदर्शन के हिसाब से हमें आगे काम करने का मौका मिलता है। आपके विपक्ष के जो लोग हैं उनसे आपकी किस तरह दूरियां रहती हैं? सिर्फ पॉलिटिकल दूरियां होती हैं या दिलों से भी दूरियां होती हैं, या आपका कोई फैसला होता है तो इस दूरी को मद्देनजर रख के होता है? देखिए, हमारे वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद हमको नापसंद करते हों। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस नगर की तरक्की, खुशहाली। नगर में कैसे खुशहाली और तरक्की आए। आप नगर पंचायत बेहरा से किस वार्ड से सभासद हैं? मैं वार्ड नंबर 9, जहाँ पे मेरा घर है। नंबर 9 जो आपके वार्ड का एक नंबर है वो एक खास नंबर है, और शायद ये नंबर आपके विरोधियों को कुछ ज्यादा पसंद आ गया और इस नंबर के जरिए आप पर कुछ तंज किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। आपको उस बारे में क्या कहना है? देखिए, एक साहब हैं फतेह, आपके कस्बे के फतेहपुर के, मेरे वहाँ के भी एक दो लोग हैं जो शायद उनको अकल नहीं है, कम अकल है। उन्होंने मेरे ऊपर कुछ तंज किया होगा, लेकिन बहरहाल मैं वो उस पर नहीं जाता। मेरा काम मोहब्बत है, अमन है, शांति है। मेरा काम खुशहाली है, तरक्की है। मैं चाहता हूँ नगर की खुशहाली और तरक्की को। अगर मुझसे कोई बज़न है और मेरे ऊपर तंज करता है, वो मेरे बड़े हैं, एक साहब हैं, बड़े हैं, बड़े भाई हैं जैसे हैं। अगर मेरे ऊपर तंज किया जाता है तो यहाँ के वार्ड नंबर 9 के लोगों का एक एक मतदाता का अपमान है, और आने वाले समय में जिन लोगों ने अपमान किया है, जिन उन लोगों ने ऐसी बात की है, तंज किया है, आने वाले समय में यहाँ की आवाम एक बार फिर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। आप अपनी नगर पंचायत बेहरा में तो हर वक्त चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। इस वक्त आप बेहरा की सीमाओं को पार करके पड़ोसी नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत फतेहपुर के लोगों में भी आपका नाम हर वक्त ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्या है? देखिए, वहाँ पे एक बहुत ही पुराना मेला, कम से कम मेरे बचपन से मेरे बुजुर्गों ने भी देखा होगा, सैकड़ों साल पुराना एक मेला लगता है, शेख हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वहाँ पे कुछ गंदगी थी। वहाँ की कमेटी के सेक्रेटरी साहब ने मुझे पत्र लिखा, मुझे अवगत कराया कि यहाँ गंदगी है, और मैं पड़ोसी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है आपको हमें बता दो। हमारे ईओ साहब के माध्यम से देवा के मेले में 15 दिन हमारे कर्मचारियों ने काम किया। महादेवा में हमारे कर्मचारी काम करते हैं। दीवा के मेला और फतेहपुर के मेले में एक मूलभूत अंतर यह है कि वो गवर्नमेंटेड मेला है। वहाँ पर के जितने इंतजामात होते हैं वो गवर्नमेंट खुद देखती है, डीएम के अंडर में होता है, लेकिन ये एक कमेटी है, बखौल मेला कमेटी के सदर के अकॉर्डिंग कि एक कमेटी है और वो इसके इंतजामात को देखती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और ये मेरे सवाल नहीं, ये आवाम के सवाल हैं, अल्फाज ज़रूर मेरे हैं, कि क्या एक चेयरपर्सन को ये अख्तियारात होते हैं कि वो अपने टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों को कहीं और भेज सके इस काम के लिए? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सफाई स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का।
मैं उसका सवाल, आपके सवाल का जवाब यूँ दे दूँ कि अगर कहीं किसी दुनिया में किसी देश में आपदा आ जाए तो क्या मेरी आर्मी वहाँ नहीं जाती है? सारे बंधन को तोड़ के हमारी आर्मी जाती है और तन मन धन से उसकी मदद करती है। हमारे देश के लोग इतने बड़े भारतवासी, इतने बड़े दिल वाले हैं हमारे देश के लोग, तो क्या मैं पड़ोसी होने के नाते मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि वहाँ की गंदगी को साफ कराएं? अगर वहाँ के लोगों ने मुझे मदद के लिए बुलाया है ना, मैं मदद ना करूँ, ये कैसी बात हो गई? अगर मैंने मदद कर दी, मैंने सफाई का इंतज़ाम करा दिया, तो इसमें बहुत बड़ा कोई गुनाह नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरे देश में सफाई अभियान चलना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में वहाँ के नगर के लोग अगर मुझे बुलाएंगे, आवाज़ देंगे और कहेंगे कि सफाई करनी है, तो अगर हमारे सफाई कर्मी नहीं होंगे तो मैं भी झाड़ू लेकर पहुँच जाऊँगा और नगर की सफाई करूँगा। और मेला प्रांगण की सफाई होने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपको खुशी हुई या आपको लगा कि आपने एक पड़ोसी की का फर्ज निभाया? मैं किसी वजह से 6 महीने के लिए बाहर चला गया था, जिला बदल हो गया था, शायद आपको जानकारी होगी। ऐतिहासिक स्वागत, ऐतिहासिक अगर खैर मकदम हुआ था तो कस्बे के लोगों ने किया था। मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक जब तक हयात हूँ कस्बे के लोगों की मोहब्बत का कर्जदार हूँ। और क्या आपको ये नहीं लगता है कि फतेहपुर में लगने वाले मेले की जो मेला कमेटी है उसकी कुछ लापरवाहियां रही? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर वहां पर सफाई नहीं हो रही है तो वो कहीं से और न बुलाकर वो खुद अरेंज करें, सफाई करें? देखिए, कहीं मेला लगता है, कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम है, कहीं कोई शादी है, ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी होती है। मेरे वहाँ नगर पंचायत बल्हारा में कहीं कोई शादी होती है, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, बाबा साहब के मंदिर पे मेला होता है, मैदानों मंदिर पे मेला होता है, ये नगर के प्रथम नागरिक के हैसियत से चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है। मेरे टॉपिक को छोड़कर कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे। अभी हाल में ही हफीज भारती जी से आपका विवाद हुआ था जब आप लोग राकेश वर्मा जी के आवास पर थे। वो क्या विवाद था और क्या वो विवाद शांत हो गया है? देखिए, ऐसा है कि हफीज भारती साहब मेरे बड़े भाई हैं। वाद विवाद मतभेद हो सकते हैं किसी बात पे। अगर आप मेरे वहाँ आए हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी इज्जत करूँ, और अगर मैं आपका अपमान करूँगा तो शायद आप भी मेरा अपमान करेंगे। तो अपमान का बदला अपमान और सम्मान का बदला सम्मान। खैर, रात गई बात गई, और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल वो मेरे बड़े भाई हैं, राकेश वर्मा जी हमारे नेता हैं, और हफीज़ भारती साहब मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनकी बहुत बेपनाह इज्जत करता हूँ और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। क्या उस विवाद के बाद कभी ऐसा मौका आया कि आप लोगों ने एक मंच साझा, वहाँ पर आप दोनों मौजूद हों? बहुत जी का शादियों में मुलाकात हुई, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग मंच साझा भी करेंगे। पार्टी में हैं, पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, बड़े भाई हैं हमारे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग साथ साथ आपको दिखाई देंगे। और ये जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, वो एक तरीके से अफवाही है जो फैलाई गई, उसमें कोई आधार नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान, उनका एक और अभियान है। उन्होंने वादा किया था जनता से कि हर सर पर छत देंगे। उसके तहत उन्होंने पीएम आवास का आवंटन किया, और उसी सिलसिले को लेकर आप पर कुछ लोग एक इल्जाम लगाते हैं। आप उसकी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इल्जाम को कबूल दें? देखिए, हमारे वहाँ लगभग 4000 लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी आवास के माध्यम से आवास मिला है। ये लास्ट कार्यकाल की बात कर रहे हैं आप? पिछले कार्यकाल का या अभी प्रेजेंट का? नहीं, पिछले कार्यकाल का मैं बात कर रहा हूँ। 4000 लोगों को आवास मिला होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के, आपके कैमरे के माध्यम से, कि शायद कोई स्कीम ऐसी होगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो बहुत अच्छी स्कीम है। लोगों का सपना था, बुजुर्गों का सपना था। तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए और उनके बच्चों को छत नसीब नहीं। आवास आवंटन करना, हमारे वहाँ से जो आवेदन आते हैं वो पीओ को चले जाते हैं, परियोजना अधिकारी एसडीएम साहब के माध्यम से कार्यालय नगर पंचायत को वो सारे
डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद जांच होती है। जांच जब होती है, संयुक्त जांच होती है। परियोजना अधिकारी डूडा ऑफिस से कर्मचारी होता है, हमारे अधिशासी अधिकारी होते हैं और क्षेत्रीय लेखपाल होता है। उसकी आख्या पे आवास का आवंटन होता है। फिर एक आवास, एक गरीब आवास, वो महिला है, अगर आप चाहेंगे मैं उसको बुला दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से वो भाषा नहीं कहनी चाहिए, जो चोरी कर रहे हैं, वो चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, उन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन लोगों से कहा कि ये जमीन, जो जमीन दो लोगों का आवास है, उसका एक का नाम मोहर्रम अली है, एक का नाम बकरीदी है। उन दोनों लोगों के आवास स्वीकृत हुए। उसके बाद में प्रथम किस्त आ गई। फिर कुछ लोग उनके पास पहुंचे, उनसे कहा कि भाई शिकारी हैं वो शिकार पहले करते हैं, जाल डालते हैं, फिर अपने आका के पास लेके जाते हैं, उनका सौदा कराते हैं। फिर उन्होंने पैसे की मांग की, मुझसे उन्होंने बताया, मैंने मना किया कि पैसे मत देना। वो गाढ़ा संख्या 806 में मकान बन रहा है, वो सरकारी अभिलेखों में आबादी के रूप में दर्ज है। और आबादी में जो व्यक्ति काबिज है 30 साल, एक साहब उसमें ऐसे हैं जो सन 61 से उसमें रह रहे हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं ये मेरा है। मैं किसी पर तंज नहीं करना चाहता हूँ, बड़े लोग हैं वो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब जो लोग हैं, मैं अगर इस कुर्सी पे बैठा हूँ, प्रतिनिधि यहाँ का हूँ, तो गरीबों के लिए हूँ, गरीबों की आवाज़ हूँ। और गरीबों ने हमें अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस लायक हमें बनाया है। जब तक जिंदा हूँ गरीबों के लिए लड़ता रहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस आवास आवंटन में की लंबी प्रक्रिया में एक चेयरपर्सन का और ईओ का और जो वार्ड सभासद होता है उसका क्या रोल होता है? मेरी कोशिश यही होती है। मैं चाहता हूँ इस प्रक्रिया में रोल क्या होता है उसका, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई आवेदन करता है तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको हम अधिशासी अधिकारी के माध्यम से परियोजना अधिकारी को भिजवा दें। मतलब आपका जो यहाँ पर जितने आपके ऑफिशियल जो लोग हैं वो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं। आप उस जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं उससे क्या संतुष्ट हैं? बिल्कुल। हमारे लोगों ने क्या किसी सभासद ने कभी कोई ऐसा काम में लिप्त पाया गया आवास संबंधित जिसको आप कहें कि वो नाजायज था, गलत था? मेरे वहाँ पूरी ईमानदारी से हमारे अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल, हमारे परियोजना अधिकारी, पीओ के माध्यम से जितनी भी जांच हुई है उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। बस इतना है कि जो लोग 2 लोग छूट गए हैं उनको आवास की द्वितीय किस्त निर्गत नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जल्द ही दूसरी किस्त आवंटित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को अपने बिजी शेड्यूल से इतना वक्त दिया। इस उम्मीद के साथ नगर पंचायत बिलहरा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। मैं रिपब्लिक रेंसा के लिए रिजवान।